हाय एवरीवन, माई सेल्फ चंद्रा चौधरी और आज हम करने वाले हैं नेचुरल रिसोर्सेज क्लास 9th बायोलॉजी NCERT के सॉल्यूशंस। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं उन क्वेश्चंस को जो बुक में अंदर से चैप्टर्स में दिए हैं, फिर आफ्टर दैट हम करेंगे जो एक्सरसाइज में दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सॉल्व करेंगे पेज नंबर 193 के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज अवर एटमॉस्फेयर डिफरेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑन विनस एंड मार्स। हमारा एटमॉस्फेयर किस तरीके से विनस और मार्स के एटमॉस्फेयर से अलग है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, अर्थ एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस विच मेक इट एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ पॉसिबल ऑन दी अर्थ। मीन्स क्योंकि अर्थ में इतनी सारी जब गैसेस हैं तभी तो लाइफ पॉसिबल है, वेरएस जो विनस एंड मार्स में है वो वहाँ पर इस तरीके का जो गैसेस हैं वो नहीं है जो लाइफ को पॉसिबल करती हैं। मीन्स हाउएवर द एटमॉस्फेयर ऑन विनस एंड मार्स मेनली कंसिस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो लाइफ के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए तो है, लेकिन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन दिस प्लैनेट कैन रेंज फ्रॉम 95% टू 97%। तो देखिए वहाँ कैसे लाइफ पॉसिबल है। तो इसी तरीके से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो विनस के एटमॉस्फेयर से अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ डज द एटमॉस्फेयर एक्ट एज अ ब्लैंकेट। मीन्स जो एटमॉस्फेयर है वो कैसे ब्लैंकेट की तरह काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका द एटमॉस्फेयर एक्ट एज अ ब्लैंकेट बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग फंक्शन। तो पहला है आपका इट कीप्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ फेयरली कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग डे टाइम एंड नाइट टाइम। अभी कैसे है देखो, हमारी जो अर्थ सरफेस है उसके ऊपर ही एटमॉस्फेयर है, तो जो सन से आने वाली जो सनरेज है, हीट है, वो जो एयर है वो आपकी क्या होती है, वो होती है आपकी इंसुलेटर या फिर पुअर कंडक्टर होती है हीट की। तो इतना यहाँ जो टेम्परेचर आ रहा है वो यहाँ इतना नहीं पहुँच पाता। अगर डायरेक्टली आ जाता, एटमॉस्फेयर नहीं होता तो बहुत गर्मी होती और लाइफ पॉसिबल यहाँ होती ही नहीं। इसलिए टेम्परेचर को क्या रखती है, कॉन्स्टेंट रखती है ड्यूरिंग द डे टाइम और सेम नाइट टाइम में भी, क्योंकि आपको पता है जो अर्थ सरफेस है यहाँ से हीट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो पूरी की पूरी हीट ऊपर चले जाती और यहाँ बहुत ही एक्सट्रीम ठंडा हो जाता, तब भी लाइफ यहाँ पर पॉसिबल नहीं होती है। तो ये रोल होता है एटमॉस्फेयर का, वो ना टेम्परेचर इंक्रीज होने देता है बहुत ज़्यादा, ना ही डिक्रीज होने देता है, क्योंकि एयर जो होती है वो पुअर कंडक्टर होती है। ओके, बी है It slow down the escape of heat from the surface of the earth into outer space during night time, जो मैंने बात अभी आपको समझाई। C है It prevents a sudden increase of temperature during day time। देखो जो सडन जो इंक्रीज है डे टाइम पर उसको नहीं कर पाता, प्रिवेंट करता है। तो ये आपके कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से वो ब्लैंकेट के तरह काम करता है, हम पर आने वाली जो सनरेज है, टेम्परेचर जो बढ़ रहा है घट रहा है वो नहीं होने देता, नहीं तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं हो पाती। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कॉजेज विंड। विंड किस तरीके से चलती है। तो आप सभी को मैंने चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि हीट जो है, जो विंड है वो आपकी हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर चलती है। अब हायर प्रेशर जहाँ कहाँ होगा, जहाँ टेम्परेचर आपका कम होगा, और लोअर प्रेशर कहाँ होगा, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम आंसर समझ लेते हैं। अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस कॉजेज विंड। ठीक है, अनइवन हीटिंग, तभी तो टेम्परेचर ज़्यादा और कम होगा। अगर कांस्टेंट हो जाएगा पूरी अर्थ में, टेम्परेचर एक जैसा होगा तो प्रेशर कैसे बनेगा। ठीक है, ऑन बीइंग हीटेड एयर बिकम्स लाइटर एंड राइजेज अप, एज रिजल्ट रीजन ऑफ लो प्रेशर इज क्रिएटेड, देन एयर फ्रॉम अ हायर प्रेशर रीजन मूव टू द लोअर प्रेशर रीजन कॉजिंग विंड। ठीक है, जो पॉइंट्स अभी मैंने आपको समझाए कि सपोज यहाँ आपकी प्लेन्स में, यहाँ पर ये माउंटेन है, यहाँ पर आपकी प्लेन्स है, तो यहाँ का जो आपका प्रेशर होगा कैसा होगा, हाई होगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कम है, यहाँ पर लो होगा, तो मूव कहाँ को करेगी, हाई टू लो मूव करेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म। क्लाउड्स कैसे बनते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका
During daytime on being heated, a large amount of water evaporates from various water bodies and goes into the air. सभी को पता evaporation की process होती है. A part of this water vapor also reaches the atmosphere through biological activities such as transpiration and respiration. ये हमने अच्छे से पढ़ा था जब हम साइकिल्स कर रहे थे वाटर साइकिल में, कि जो आपकी ऊपर जो वेपर जाती है वो ओनली वाटर बॉडीज से ना होकर के कहाँ से जाती है, जो आप रेस्पिरेशन से जो वाटर वेपर बाहर कर रहे हैं या फिर जो ट्रांसपिरेशन से आ रहा है वो भी जाता है. दिस कॉजेज द एयर इन द अर्थ एटमोसफियर टू हीट अप and stop when this heated rises up. It expand and cools which result in the condensation of water vapor forming water droplet. देखिए जब वहाँ आपकी हीटेड अप हो जाती है उसके बाद वो ऊपर चले जाती है हीट होके, क्योंकि जब भी एयर हीट होती है तो लाइट हो जाती है तो ऊपर चले जाती है, राइजेस अप हो जाती है. अब ऊपर का जो एटमोसफियर है वो ठंडा है तो वहाँ अगेन कॉन्डेंसेशन की प्रोसेस होती है, मीन्स वाटर वेपर अगेन वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होने लगता है. The presence of dust and other suspended particle in the air also facilitated the process of condensation. The formation of water droplet इट्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड. ठीक है, मीन्स पहले इवेपोरेशन होगा, ऊपर जाके आपका क्लाउड बनेंगे और जो बीच में जो पार्टिकल्स गए हैं डस्ट पार्टिकल्स वो न्यूक्लियस का काम करते हैं जिसके चारों तरफ जो क्लाउड है वो सर्कल करते हैं. ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट एनी 3 ह्यूमन एक्टिविटी दैट यू थिंक वुड लीड टू एयर पॉल्यूशन. ह्यूमन्स की क्या एक्टिविटी? ऑब्वियसली सबसे पहले क्या है, डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिफॉरेस्टेशन भी बढ़ रहा है क्योंकि लोगों की डिमांड्स ज़्यादा है, भले वो शेल्टर हो या फूड हो या इंडस्ट्रियल हो. ठीक है, बर्निंग फॉसिल फ्यूल, अब बहुत ज़्यादा देखो व्हीकल्स का हम यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, उसमें पेट्रोलियम वगैरह जो हम बर्न कर रहे हैं उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है. और इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, जो बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती है जिनसे आपका धुआं निकलता है उससे एयर पोल्यूशन होता है. चलिए अब आपका है पेज नंबर 194 के क्वेश्चंस आंसर अब हम सॉल्व करेंगे. आपका पहला है व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड वाटर. जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको वाटर की ज़रूरत क्यों है? भाई सबसे पहली बात तो जो हम ह्यूमंस की बॉडी है उसमें ही 65 to 70% वाटर ही तो है. ठीक है, जो सेल्स हैं जो उसमें साइटोप्लाज्म है सब वाटर ही तो है इसमें. तो आपका पहला है फॉर मेटाबॉलिज्म. ठीक है, मेटाबॉलिज्म जो हमारी बॉडी में जो भी एक्टिविटी हो रही है, भले ब्लड का पार्ट हो या कुछ भी जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है हमारी बॉडी में वो लिक्विड मीडियम में हो रही, तो वाटर का बहुत बड़ा रोल होता है मेटाबॉलिज्म में. बी है आपका फोटोसिंथेसिस इन प्लांट. देखो फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल होता है आपका CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस O2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है आपका वाटर. अगर वाटर नहीं होगा तो खाना नहीं बनेगा तो हम कहाँ से होंगे. और सी है आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट. वाटर को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है. ठीक है, फिर डी है आपका फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट. प्लांट में भी सेम चीज़, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है, भले वो प्लांट्स की बात हो या एनिमल्स की बात हो. क्लियर. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन दिस सिटी टाउन विलेज वेयर यू लिव. मीन्स वाटर जो फ्रेश वाटर है जहाँ भी आप रहते हो क्या उसके रिसोर्सेज है. तो ये आपका आंसर ये अलग अलग भी हो सकता है, जो जहाँ रहता है उसके अलग अलग रिसोर्सेज हो सकते हैं. जैसे अगर हम टाउन की बात करें तो वहाँ पर आपने देखा होगा जो जल संस्थान वगैरह होते हैं, पाइपिंग सिस्टम होता है तो वहाँ से पानी आता है. और वेयर एज जो गाँव होते हैं वहाँ ट्यूबवेल्स वगैरह होते हैं या वेल होते हैं, वहाँ से पानी दिया जाता है. तो फिर भी हम आंसर देख लेते हैं. रेन तो अल्टीमेट सोर्स है, अंडरग्राउंड वाटर एंड वाटर रिसोर्सेज लाइक पॉन्ड लेक, यहाँ से हमको पानी मिलता है. सेकंड क्वेश्चन है डू यू नो ऑफ एनी एक्टिविटी विच मे बी पोल्यूटिंग दिस वाटर रिसोर्सेज. भाई बहुत ही सारी हैं. क्लॉथ वॉशिंग, देखो जो गांव में होते हैं या कहीं भी हैं वो नदियों के किनारे कपड़े धोते हैं तो वो हम उसको क्या कर रहे हैं, पोल्यूटेड कर रहे हैं ना. इंडस्ट्रियल वेस्ट, देखो जो भी इंडस्ट्री जो भी वेस्ट होती है सब वाटर बॉडीज में छोड़ दे रहे. सीवेज है जो शहर का जो भी गंदा चीज़ है, जो भी ड्रेन्स का वाटर होता है वो सब मिला के नदियों में छोड़ दे रहे. तो वाटर बॉडीज इससे क्या हो रही है, पोल्यूटेड हो रही है. इसलिए हमें इसका सीवेज ट्रीटमेंट्स वगैरह अब किया जाता है. या फिर इंडस्ट्री में पहले जो भी उसकी वेस्टेज होते हैं पहले उसको ट्रीट किया जाता है तब जाके छोड़ा जाता है. ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 196 का हाउ इज सॉइल फॉर्म. सॉइल कैसे बनती है. ठीक है,
हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड? सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग सभी को पता होगा, जो क्रैकिंग आ जाती है रॉक्स में बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर और फिजिकल एक्टिविटी जो भी होती हैं, ठीक है, हीट वगैरह से, ये हम छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वेदरिंग की प्रोसेस से सॉइल बनती है और इसको होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता कि यार हमको रॉक दिख रहा है और कुछ टाइम बाद हमको वहाँ पे सॉइल दिखेगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो फिर भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग इज द प्रोसेस in which rock broken down by the action of physical, chemical and some biological processes। अब फिजिकल क्या होंगी देखिए, जैसे सन आया, ठीक है, जैसे बारिश हुई तो थोड़ी बहुत जो रॉक है उसने एब्जॉर्ब करा वाटर, फिर सन आया तो इवेपोरेट हो गया, तो क्रैकिंग आ जाती है। जैसे आपने देखा होगा मिट्टी के जो भी होते क्ले वगैरह, हम जब उसको भिगा के कोई सांचा देते हैं तो और जब उसको सनलाइट देते हैं तो जब इवेपोरेशन होता है तो क्रैकिंग आ जाती है। तो सेम चीज़ रॉक्स के साथ भी होती है। वैसे केमिकल, तो केमिकल में कुछ प्लांट्स वगैरह हो जाते हैं जो केमिकल रिलीज करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उस पर भी क्रैकिंग आती है। और कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस भी होती हैं, ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह उसमें करते हैं। इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज सॉइल इरोजन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो टॉप सॉइल है उसका रिमूवल होना ही आपका क्या कहलाता है? सॉइल इरोजन कहलाता है, जिसकी वजह से, क्योंकि टॉप सॉइल ही फर्टाइल होती है, उसी में ह्यूमस होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसकी वजह से पेड़ पौधे उग पाते हैं, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ top soil is called soil erosion, in which humus and all nutrients will flowing with water and wind, जिसके साथ उड़ चले जाते हैं, तो वही आपका क्या है? सॉइल इरोजन है। थर्ड है आपका, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग एंड रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन? देखिए मैंने यहाँ पर आंसर जो है आपके शॉर्ट में भी बनाए हैं, तो आप लोग इसको इलेबोरेट करके लिख सकते हो। ये डिपेंड करेगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है कितने मार्क्स का। अगर सपोज 1 मार्क्स का ये, तो आप टू द पॉइंट लिखोगे। 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, तो आप उसको पॉइंट्स बना के लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ आंसर लिखा प्लांटिंग ट्री, क्योंकि जो प्लांटिंग ट्री है उसकी जो जड़ें हैं दूर दूर तक फैलती है, जिससे वो सॉइल को होल्ड करके रखती है, तो सॉइल इरोजन नहीं होता है। स्टॉप ओवर ग्रेजिंग, सेम चीज़ है, क्योंकि जो घास वगैरह है जो ना टॉप सॉइल को पकड़ के रखती है, अगर हम ओवर ग्रेजिंग करा देंगे तो कोई उसको पकड़ने के लिए है ही नहीं। जैसे बारिश हुई तेज तो सारी मिट्टी बह जाएगी। उसी तरह से टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या है देखिए, क्योंकि देखो जो पहाड़ होते हैं वहाँ स्लोप्स होते हैं, अगर हम डायरेक्टली ये पहाड़ है अगर ऐसे ही हम खेती कर लेंगे तो देखो वहाँ पे तो जैसी बारिश हुई सपोज वो तो सब बहा के ले जाएगा। तो वहाँ पे टेरेस फार्मिंग की जाती, मीन्स इस टाइप की, ये जैसे लैडर बना होता है, तो जिसकी वजह से वहाँ, और यहाँ पे ये है, यहाँ पे खेती की जाएगी, यहाँ पर की जाएगी, यहाँ की जाएगी, यहाँ की जाएगी, तो ये काफ़ी हेल्प करती है पहाड़ों के लिए, और जिससे वेदरिंग भी, जो टॉप सॉइल का रिमूवल है वो नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका शेल्टर बेल्ट, ठीक है। अब पेज नंबर 201 के क्वेश्चंस हैं आपके। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स इन विच वाटर इज फाउंड ड्यूरिंग द वाटर साइकिल? क्या क्या डिफरेंट स्टेट पाई जाती है वाटर साइकिल के दौरान वाटर की? तो ऑब्वियसली सब पाई जाती हैं, ठीक है, आपकी सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैसेस भी, ठीक है। जैसे सॉलिड आपकी लिक्विड क्या होती है? लिक्विड जब वाटर है इवेपोरेशन होता है और बन जाता तो वो गैस में है। और कभी कभी आपने देखा होगा जब ऊपर जाती तो स्नो जो आती है, ठीक है, बारिश के फॉर्म में जो प्रेसिपिटेशन होता है, वो जो स्नो आती है या फिर हेल स्ट्रोम आती है, तो वो सॉलिड फॉर्म होगी। तो तीनों फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। ऑल 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, फाउंड ड्यूरिंग द वाटर साइकिल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, नेम 2 बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कंपाउंड दैट कंटेन बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। 2 कंपाउंड बताने हैं बायोलॉजिकल, ठीक है, जो हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। जैसे आपके प्रोटीन्स हैं उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। और न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? डीएनए एंड आरएनए, इनको न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, डीएनए एंड आरएनए। इसमें भी ऑक्सीजन एंड आपकी नाइट्रोजन होती है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, लिस्ट एनी 3 ह्यूमन एक्टिविटी विच वुड लीड टू इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ऑफ एयर, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बढ़ रही है भाई? हम पेड़ों का कटान कर रहे हैं और अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, हम तो कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। तो आपकी सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन। तो सभी चीज़ का आंसर, जो भी इन्वायरमेंटल इशू है ना जो बढ़ रहा है, उसका पहला रीज़न यही है, डिफॉरेस्टेशन। दूसरा रेस्पिरेशन और कंबसन, हम जो चीज़ें जला रहे हैं, फॉसिल फ्यूल बर्न करने, उससे क्या निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड ही तो निकल रही है। तो हम उसको क्या कर रहे हैं आपको, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो क्या होता है यहाँ पर, तो जो अर्थ जो हीट को एब्जॉर्ब करके रखती है ना, वो रात को भी रिलीज करती है, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने से वो हीट आपकी स्पेस में नहीं जा पाती, जिससे वो हीट पूरी की पूरी अर्थ में रह जाती है। दूसरे दिन फिर सन आता, फिर वो हीट अप होती है, तो जिससे जो हीट है वो अर्थ में ही रह जा रही है और टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो यही कहलाता है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसका वन ऑफ द रीज़न होता है गैस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, those gases which is responsible for increasing temperature worldwide are called greenhouse gases। मैंने आपको समझा भी दिया है बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, what are two forms of oxygen found in the atmosphere? तो सबसे पहले ऑक्सीजन गैस है O2 और ओजोन गैस है जो सील्ड की तरह काम करती है और अल्ट्रावायलेट रेज को आने नहीं देती है। ठीक है, O3 मीन्स ओजोन गैस। तो ये थे आपके इन टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस, काफ़ी अच्छे थे और बहुत इजी भी थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। चलिए इसके बाद टेक्स्ट बुक एंड क्वेश्चंस को कर लेते हैं। वहाँ पर जो दिए हैं लास्ट में, व्हाई इज़ द एटमॉस्फेयर इसेंशियल फॉर लाइफ? देखो हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा था एटमॉस्फेयर कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट गैसेस हैं जो लाइफ को सपोर्ट करती हैं। बिकॉज इट कंटेन्स वेरियस गैसेस लाइक O2 एंड CO2, नाइट्रोजन, ओजोन विच आर इसेंशियल फॉर लाइफ। और प्लैनेट में ये सब नहीं है, तभी तो वहाँ लाइफ नहीं है। वाई इज़ वाटर इसेंशियल फॉर लाइफ? वाटर क्यों इसेंशियल है? तो सबसे पहली बात तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया 60 to 70% तो वाटर ही है। सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस भले वो प्लांट में हो या ह्यूमंस में हो, वो वाटर के थ्रू ही हो रही है, क्योंकि हर एक सेल को एनर्जी चाहिए, हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए, खाना चाहिए। ठीक है, तो कौन ट्रांसपोर्ट करता है? वो वाटर के मीडियम से ही तो ट्रांसपोर्ट होते हैं। ओके, तो बिकॉज वाटर प्रेजेंट इन ह्यूमन अबाउट 70% ऑफ हिम वेट, सेलुलर प्रोसेस टेक प्लेस इन वाटर एज मीडियम, इन प्लांट ट्रांसपोर्टेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ वाटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ आर लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट ऑन द सॉइल? आर ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ सॉइल एज अ रिसोर्स? मीन्स हम लोग जो हैं, ऑर्गेनिज्म जो हैं, वो सॉइल पर कैसे डिपेंडेंट होते हैं? और क्या जो वाटर में रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल है, क्या वो टोटली इंडिपेंडेंट होते हैं? मीन्स अगर वाटर में रह रहे तो क्या उनका सॉइल से कोई कनेक्शन नहीं होता है? ये क्वेश्चन हमसे कर रहा है। तो देखिए आंसर क्या बनेगा इसका, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन सॉइल। सभी सॉइल पे डिपेंडेंट होते हैं। प्लांट्स ऑब्टेन वाटर and mineral from the soil and prepare food, and organisms that live in water are not totally independent of soil। देखो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, भले उनका डिपेंडेंट थोड़ा कम होगा परसेंटेज, लेकिन डिपेंडेंसी उनकी होगी। अब क्या है देखो, बिकॉज द माइक्रोब्स ग्रोन इन द सॉइल इन वाटर आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द सॉइल विच स्टार्ट द फूड चेन एंड इवन द अदर माइक्रोब्स दैट लिव इन ऑयल नहीं होगा बेटा, यहाँ पे सॉइल होगा। इन इट कॉम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वाटर टू रिटर्न द न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट बैक टू द वाटर। देखिए जो वाटर में जो नीचे से जो सॉइल है ना, वहाँ पर माइक्रोब्स होते हैं जो आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, और फूड चेन वहीं से स्टार्ट होते हैं, और फूड चेन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और उसके बाद भी जो भी हमारे जो वाटर में जो भी डेड बॉडीज़ हैं उनको डिकम्पोज करने का भी काम कौन करता है? वो माइक्रोब्स करते हैं। और माइक्रोब्स कहाँ होते हैं? आपके सॉइल में होते हैं। तो डिपेंडेंसी है, भले वो डायरेक्टली भी हो सकती है, इनडायरेक्टली भी हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यू हैव सीन वेदर रिपोर्ट्स ऑन टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर, हाउ डू यू थिंक वी आर एबल टू प्रिडिक्ट द वेदर? तो देखिए ऑब्वियसली आंसर यस होगा कि हम सभी ने वेदर रिपोर्ट देखी है। तो कैसे प्रिडिक्ट करते हैं कि किसी जगह का क्लाइमेट क्या है, वेदर क्या है? तो देखो इसके लिए ना रिकॉर्ड्स होते हैं, एक्चुअली कंप्यूटर में सेव्ड होते हैं कि कब कितना टेम्परेचर रहा है। जो आपके मौसम विभाग होते हैं, मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिसको कहा जाता है, शायद मैं सही बोल रही हूँ, आप लोग चेक कर लेना। तो वहाँ पर कितने साल, जहाँ पर किसी भी प्लेस में जब 25 to 30 ईयर्स का जो क्लाइमेट है वो सेम रहता है, तो उसको वही का क्लाइमेटिक नेम दे दिया जाता है। ठीक है,
तो यही वेदर रिपोर्ट भी होती है। आपने देखा भी होगा जब दिन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो कहा जाता है कि 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, 8 साल का, तो उनको याद थोड़ी है, वो कंप्यूटर में सेव्ड है। तो इस वजह से वेदर को प्रिडिक्ट किया जाता है कि भाई इस जगह में तो इतने सालों से इतना टेम्परेचर है तो ऐसा ही होगा, ठीक है। येस, आई हैव सीन वेदर रिपोर्ट्स ऑन टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर। प्रीवियस डेटा ऑन वेदर इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर विच हेल्प इन क्रिएटिंग अ मॉडल फॉर वेदर पैटर्न, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, we know that many human activities lead to increasing level or pollution of the air, water bodies and soil. Do you think that isolating these activity to specific and limited area would help in reducing solution? देखो कह रहा है कि हम लोगों की जो एक्टिविटी है जिससे एयर, वाटर और सॉइल पोल्यूशन बढ़ रहा है, क्या कुछ स्पेसिफिक एरिया को अगर हम आइसोलेट कर दें, आइसोलेट इन द सेंस हम ये होता है कि हम वहाँ पर कुछ चीज़ एक्टिविटी करें ही ना, ठीक है, आइसोलेट कर लें। जैसे हम कभी अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेंगे, बिल्कुल बाहर जाएंगे तो हमने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, हम ना बाहर जा रहे हैं, कोई ना बाहर से अंदर आ, तो ये आइसोलेट कहलाता है। तो इससे क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? तो ऑब्वियसली फ़र्क पड़ेगा बेटा। देखो हम उन जगहों को आइसोलेट कर सकते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, हम वहाँ पर कोई एक्टिविटी ना करें तो ऑब्वियसली रिड्यूसिंग वहाँ पर होगा। तो देखिए क्या है आंसर, क्या बनेगा? येस, if it is limited and confined to a place, then the soil and water pollution can be controlled to some extent and air pollution can be also minimized, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ नोट ऑन हाउ फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ एयर, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज। कैसे फॉरेस्ट इनकी क्वालिटी को सही करते हैं, ठीक है। उसके आपका है, देखो सबसे पहले एयर, इट हेल्प इन, फॉरेस्ट, इट का मतलब यहाँ पे फॉरेस्ट है, इट हेल्प इन प्योरीफाइंग द एयर बाय ऑब्जर्विंग पोल्यूटेंट एंड गिव ऑफ ऑक्सीजन। देखो जो भी ह्यूमंस की कार्बन डाइऑक्साइड है वो फॉरेस्ट क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए और ऑक्सीजन देते हैं। एंड ट्रांसपिरेशन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। देखिए उसके बाद सॉइल कैसे हो रही है, प्लांट्स इन सॉइल फॉरेस्ट होल्ड द सॉइल प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। देखो बहुत सारे जंगल में पूरे पेड़ ही पेड़ हैं तो जड़ी जड़ें फैली हैं तो उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है तो सॉइल इरोजन वहाँ पर नहीं होगा। इट ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग द अंडरग्राउंड वाटर टेबल, ठीक है। उसके बाद वाटर कैसे होगा, फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन एंड इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ वाटर इन अंडरग्राउंड लेवल, ठीक है। वाटर की वजह से देखो जो वाटर साइकिल है वो चलता है, बारिश होती है, तो इस तरीके से हेल्प करता है। और जहाँ पे फॉरेस्ट होगा वहाँ से ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस ज़्यादा होगी और वहाँ पे भी क्लाउड्स बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी क्वालिटी को सही करते हैं। तो ये थे आपके NCERT के क्वेश्चन आंसर। आई होप आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे हों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कॉमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।